हेलो गाइस, दिस इज़ नितिन ढींगरा और आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो क्लास 10 सोशल साइंस का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर का नेम है पावर शेयरिंग। सो आई होप यू आर डूइंग वेल। और अब हम ये चैप्टर करेंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे और एक उम्मीद आपसे भी रखेंगे कि आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो उस टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। पावर को शेयर करना। क्या कोई पावर को शेयर करता है? नॉर्मल लाइफ में इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पावर को शेयर नहीं करता है, ठीक है। बट जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो पावर शेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है। वो इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे। सबसे पहले जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डेमोक्रेसी क्या होती है, क्योंकि इस चैप्टर का जो मेन बेस है वो डेमोक्रेसी है। तो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी को हिंदी में बोलते हैं लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, द सिस्टम ऑफ द पीपल, ठीक है। सिस्टम ऑफ द पीपल जो लोगों का है, बाय द पीपल लोगों के लिए बनाया गया है, एंड फॉर द पीपल, ठीक है। फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, ये जो डेफिनेशन है ये है डेमोक्रेसी की। अब डेमोक्रेसी क्या होती है भाई? डेमोक्रेसी ये होती है, बहुत देखो, बिल्कुल इजी एग्जांपल आपके लिए। डेमोक्रेसी क्या होती है? स्टूडेंट्स, आपके घर में आप हो, आपके मम्मी हैं, आपके पापा हैं और आपका कोई बड़ा भाई है, सपोज करके आप 4 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो जब आप 4 मेंबर्स हैं तो आपके फादर आपको बोलते हैं कि हमें गाड़ी लेनी है, ठीक है। आपके फादर क्या बोलते हैं कि बेटा मैं ना कार लेने वाला हूँ, तो आप बताओ बेटा कौन सी लेनी चाहिए। आपने बताया कि पापा ये वाली गाड़ी अच्छी है, ये लेंगे, ठीक है। फिर आपके पापा ने आपकी मम्मा से पूछा कि भी बताओ भाई कौन सी गाड़ी लेनी है, तो आपकी मम्मा ने कहा कि ये लेनी है। फिर आपके जो भाई हैं या बहन है कोई और हैं, उनसे भी पूछा। तो सब ने, चारों लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। फिर एक कंक्लूजन पे आए कि हाँ भाई हमारे पास इतने पैसे हैं और हम ये वाली गाड़ी ले सकते हैं, राइट। एक चीज़ तो ये, इस चीज़ में देखा आपने कि आपके फादर ने सबसे एडवाइस ली, ठीक है। सबसे एडवाइस लेकर के कोई काम किया, गाड़ी परचेज करी। दिस इज डेमोक्रेसी। अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में आप ये देखिए कि आपके फादर ने कहा कि गाड़ी लेनी है और मैं ले आया, आपको ला करके खड़ी कर दी सामने आपकी गाड़ी। चाहे वो गाड़ी आपको पसंद आए, चाहे वो गाड़ी आपको पसंद नहीं आए, आपकी बात है, आपकी मदर की बात है, आपके ब्रदर या सिस्टर की बात है, किसी को भी पसंद नहीं आ सकती, हो सकता है सबको पसंद भी आ जाए। ये जो सेकंड वाला केस है ना, ये मोनार्की का केस है, ये राजा वाला केस है। जब राजा होते थे ना तो राजा क्या करते थे, अपनी मर्जी से काम करते थे, जो उनके मन में आया वो करते थे, ठीक है। वो किसी से एडवाइस नहीं लेते थे, उसको बोलते हैं मोनार्की या ऑटोक्रेसी। बट वी आर लिविंग इन द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या है कि हर एक बंदे को सुना जाता है, ठीक है। मेरी चॉइस भी पूछी जाएगी, दूसरे बंदे की चॉइस भी पूछी जाएगी, सबकी चॉइसेस का ध्यान रखा जाता है। आई होप कि आपको डेमोक्रेसी का मतलब तो समझ आ गया। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, लोगों के लिए, बाय द पीपल, लोगों से, ऑफ द पीपल, लोगों का, मतलब लोगों के लिए, लोगों ने बनाया है और लोगों का ही है वो, ठीक है। ओके, तो डेमोक्रेसी समझ लिया हमने। अब डेमोक्रेसी के कुछ पिलर्स हैं, जो हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी चल रही है उसके कुछ पिलर्स हैं, मतलब किसके ऊपर बेस बना हुआ है डेमोक्रेसी का। देखिए बेसिक पिलर जो हैं उसके, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। बिल्कुल ब्रीफली बताऊंगा, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूंगा क्योंकि चैप्टर कुछ और बारे में। तो देखो लेजिस्लेचर क्या होता है, हम क्या करते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, हम वोट देते हैं, वोट देने के बाद हम अपने एमएलए को या एमपी को चूज़ करते हैं। हमारे एमएलए एमपी पार्लियामेंट में जाकर के बैठते हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे ये बैठते हैं वहाँ बैठ करके ये आपस में कुछ लोग डिस्कस करते हैं। जो ये डिस्कस करते हैं तो ये एक रूल बनाते हैं, एक लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं। कौन बनाते हैं? लेजिस्लेचर में जो हमने बंदे जिनको वोट दे करके इलेक्ट किया होता है वो बैठते हैं और वो क्या बनाते हैं, कोई लॉ बनाते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने कोई लॉ बनाया कि जितनी भी गाड़ियां हैं इंडिया में वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई ज़्यादा तेज नहीं चलेगी। भाई 90 इज़ द मैक्सिमम स्पीड जिस पे कोई व्हीकल स्पीड पे चल सकता है, ठीक है। आया एग्जीक्यूटिव।
भाई ये तो एमएलए ने जाकर के वहां बैठ करके डिसाइड कर लिया कि ऐसे ऐसे करेंगे, 90 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा कोई भी गाड़ी ड्राइव नहीं करेगा, ठीक है। अगर कोई गाड़ी ड्राइव करेगा तो उसको चालान होगा, उसको फाइन होगा, ठीक है। अब एमएलए जाकर के थोड़ी सड़कों पे खड़ा होएगा कि भाई मैं देखता हूँ कि कौन सी गाड़ी इससे तेज चल रही है, नहीं करेगा ना एमएलए। एमएलए का काम क्या था या एमपी का काम क्या था, जो लेजिस्लेचर वाले बंदे थे जिसको हमने इलेक्ट किया, उनका काम था रूल मेकिंग, उन्होंने रूल बना दिया। एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव में हम ले लेते हैं पुलिस को। तो पुलिस का काम क्या है, पुलिस जो है रोड्स पे खड़ी रहेगी, कैमरेज लगा करके रखेगी, चेक करेगी कि किसकी गाड़ी की स्पीड 90 से ज़्यादा है, जिसकी स्पीड 90 से ज़्यादा है उसका चालान कर देगी एग्जीक्यूटिव। नंबर 3 जुडिशरी। अब जुडिशरी का काम क्या है, हो सकता है पुलिस वाले की किसी से दुश्मनी थी, उसने जानबूझ करके बोला कि ये 90 की स्पीड से ज़्यादा चला रहा था और इसकी वजह से एक और गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और वो बंदा कोई मर गया। पुलिस वाले ने झूठ मूठ के कोई केस बना करके किसी बंदे को ऐसे ले गया पुलिस स्टेशन। तो अब हो सकता है कि पुलिस वाले ने झूठ बोला है, हो सकता है कि वो सच बोल रहा है। तो दोनों केसेस में कौन चेक करेगा कि ये सही है कि नहीं, वो चेक करेगा जुडिशरी। सो आई होप मैंने बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लेके आपको समझाया कि हाँ भाई देखो, अगर समझ आ गया ना तो लाइक और कमेंट ज़रूर बनता है कि सर अच्छी है वीडियो, या आपको अच्छा करना चाहिए, या हमें समझ नहीं आ रहा तो डिसलाइक कर देना, बट समझ आ रहा तो लाइक कर देना। ओके, तो अब मैंने आपको डेमोक्रेसी बता दिया। डेमोक्रेसी, अब देखो ये जो 3 चीज़ें हैं ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों की 3 चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। कैसे डिपेंडेंट है, जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया उसको जुडिशरी कह सकती है कि गलत है, ठीक है। मतलब ये तीनों की ना, अब क्या है कि ये देखो, जो लेजिस्लेचर वो लॉ बना रही है, एग्जीक्यूटिव उसका लॉ चेक कर रही है कि इम्प्लीमेंट कर रही है, सॉरी, और जुडिशरी उसके ऊपर कंट्रोल बना के रख रही है। तीनों के तीनों की पावर ना बिल्कुल एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, चेक एंड बैलेंस। ये इस चैप्टर में हम आगे भी पढ़ेंगे। चेक एंड बैलेंस मतलब किसी को ऐसा नहीं कि लेजिस्लेचर की पावर बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है एग्जीक्यूटिव की पावर बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि जुडिशरी सब कुछ है। इन तीनों की पावर ऐसे है कि एक दूसरे को कंट्रोल करके रखती हैं कि ये कुछ गलत ना कर दे, राइट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या है। इस चैप्टर का मतलब है पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग का मतलब समझ लो। पावर शेयरिंग का मतलब देखो, इंडिया में क्या है, इंडिया में बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं। फॉर एग्जांपल हिंदू हैं, फॉर एग्जांपल मुस्लिम हैं, फॉर एग्जांपल सिख हैं, ठीक है। अब इंडिया में क्या है कि हिंदू कल्चर के लोग ज़्यादा हैं, हिंदू रिलीजन के लोग ज़्यादा हैं। अगर हिंदूज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, सपोज मैं काउंट करता हूँ कि इंडिया में 100 जो है टोटल पॉपुलेशन है, 100 लोग रहते हैं इंडिया में, और 100 में से 70 पीपल जो हैं वो कौन है, वो हैं हमारे हिंदू, और 20 हैं मुस्लिम, और जो बचे 10 हैं वो है सिख। मैं ऐसा इमेजिन करता हूँ 70, 20 और 10। अब क्या है, मुस्लिम भी कम है और सिख भी कम है। क्या अगर हम ऐसा कर दें कि जो हमारी गवर्नमेंट बनेगी उसमें हिंदू जो हैं, ऑब्वियसली अगर जब इलेक्शन होगा, क्योंकि हिंदू के वोट्स ज़्यादा हैं तो हिंदूज ज़्यादा जीतेंगे, मुस्लिम कम जीतेंगे, सिख उससे भी कम जीतेंगे। तो जो हमारी गवर्नमेंट बनेगी डेफिनेटली उसमें मुस्लिम कम होंगे और सिख और भी कम होंगे, हिंदू बहुत ज़्यादा होंगे। तो अगर हिंदू बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर हिंदूज़ की गवर्नमेंट बने और वो ऐसा प्लान करे कि क्योंकि हम तो मेजॉरिटी में, हम तो बहुत ज़्यादा हैं, तो हम जो है ना सिख को और मुस्लिम को कुछ बिल्कुल पीछे कर देते हैं, उनको कोई भी उनकी पावर देते ही नहीं है कोई। हम ऐसा करते हैं, हम बोलते हैं कि हिंदी जो है वो क्या होगी, वो नेशनल लैंग्वेज होगी। पंजाबी को भी पीछे छोड़ दिया आपने, उर्दू को भी पीछे छोड़ दिया, ठीक है। फिर आपने बोला कि हिंदूज जो होंगे वो सारी गवर्नमेंट जॉब लेंगे, तो इससे क्या हुआ, मुस्लिम को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, सिख को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। फिर आपने बोला कि जो भी आप गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ देगी वो सिर्फ हिंदूज़ को मिलेगी। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कूलों में हिंदूज़ पढ़ सकेंगे, गवर्नमेंट जॉब में हिंदू आएंगे। तो आप देखो होगा क्या इससे, इससे एक चीज़ तो ये हो जाएगी, हिंदूज़ आर हैप्पी, बहुत खुश हैं, हमें सब कुछ मिल रहा है, एवरीथिंग वी आर गेटिंग। बट धीरे धीरे करके सिख कम्युनिटी के लोग और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग वो हिंदुओं से क्या है ना, थोड़ा बैकडोर गैप बना लेंगे। जब ये गैप बनेगा ना तो लेटर ऑन ये एक सिविल वॉर बन जाएगा, एक गृह युद्ध छिड़ेगा, आपस में इतनी लड़ाइयाँ होंगी, इतनी लड़ाइयाँ होंगी, कुछ हिंदूज मरेंगे, कुछ ये होगा, ये होगा। तो कितना गलत हो जाएगा ये सिस्टम, ठीक है, ये सिस्टम कितना गलत है। तो अगर ऐसा हो जाए कि जो मेजॉरिटी में, अब देखो 2 चीज़ें होती हैं, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। जो लोग ज़्यादा हैं उन्हें बोलते हैं मेजॉरिटी, ठीक है, मेजॉरिटी पीपल्स, और जो लोग कम हैं उन्हें बोलते हैं माइनॉरिटी पीपल। तो अगर मेजॉरिटी अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं और ऐसा कुछ ले आते हैं, चेंज करते हैं कि हमारा ही सब कुछ हो,
तो माइनॉरिटी वाले पीछे रह जाते हैं। इससे गैप बढ़ता है, गैप बढ़ने से उनके बीच में लड़ाई के चांसेस बढ़ जाते हैं और फिर क्या होता है, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है, कंट्री इनस्टेबल हो जाती है, ठीक है, अनस्टेबल हो जाती है, कोई ग्रोथ नहीं हो सकती, आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है, लड़ाई होगी तो पीछे पीछे जाएंगे, तो कंट्री का भट्ठा बैठ जाएगा भाई, ठीक है। तो इसलिए सबको बराबर की पावर देनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हिंदू ज़्यादा तो हिंदूज को ही पावर मिले, सबको पावर देनी बराबर ज़रूरी है। तो सबको जब बराबर पावर देने की बात आएगी, सो वी आर लिविंग इन द डेमोक्रेसी, राइट। तो यही है डेमोक्रेसी भाई। मैंने देखा, आपको बोला था, घर में 4 बंदे थे, चारों बंदों से डिस्कस किया, दैट इज डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे इंडिया में 3 या 4 तरह की कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, तो सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। जब सबको बराबर का हक मिलता है, दैट इज नोन एज डेमोक्रेसी। और जब सबको बराबर का हक मिल रहा है, बराबर की पावर मिल रही है, तो दिस इज नोन एज पावर शेयरिंग। और ये पावर शेयरिंग कहाँ पे हो रही है? द पावर शेयरिंग इज हैपनिंग इन द डेमोक्रेसी। द डेमोक्रेसी तो मैंने आपको समझा ही दिया था, ठीक है, समझ आ रहा है ना, बिल्कुल। अब जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में पावर शेयरिंग को एक्सप्लेन करने के लिए जो मैंने आपको घर का एग्जांपल दिया था, उसी चीज़ को प्रूव करने के लिए इन्होंने 2 कंट्रीज़ का एग्जांपल लिया। फर्स्ट कंट्री है बेल्जियम, ठीक है, एंड सेकेंड कंट्री है आपकी श्रीलंका। मैं दोनों की 2 कंट्री आपको मैप में दिखाता हूँ, ठीक है। तो आइए सबसे पहले तो देखते हैं कि बेल्जियम कहाँ पे है, ठीक है। सो लेट्स सी। तो भाई ये रहा आपके सामने मैप। तो ये देखिए, ये है बेल्जियम, ठीक है। ये जो बेल्जियम है ना, बहुत छोटी कंट्री है। इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है ब्रुसेल्स, ठीक है। बेल्जियम की कैपिटल का नाम है ब्रुसेल्स। ये देखो, ये है ब्रुसेल्स यहाँ पे। तो ये जो ब्रुसेल्स है और ये पूरा है बेल्जियम, बहुत छोटा है। अगर आप इसका साइज देखोगे तो काफ़ी छोटा है। इसकी पॉपुलेशन है लगभग 1 करोड़, ठीक है। और हरियाणा की पॉपुलेशन आपको पता कितनी है? हरियाणा की पॉपुलेशन है 2.5 करोड़ के लगभग। यानी कि आप ये इमेजिन करो कि हरियाणा से हाफ से भी कम है ये छोटी सी कंट्री, ठीक है। आपने देख लिया। अब इसके बॉर्डर्स देखो कहाँ कहाँ से टच हो रहे हैं। ये रहा फ्रांस, ये बाकी कंट्रीज आप देख रहे हो ना, इन सब के साथ इसके बॉर्डर शेयर होते हैं। तो आ जाओ भाई, देखो। तो आपने देख लिया मैप में, तो मैप ने आपने सॉरी, बेल्जियम को आपने देख लिया। अब आप इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। बेल्जियम की पॉपुलेशन है 1 करोड़। अब यहाँ पे कुछ कम्युनिटी के लोग रहते हैं। कौन सी कम्युनिटी? जैसे इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख मैंने बोल दिया था, वैसे ही बेल्जियम में रहते हैं फ्रेंच, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, उन्हें फ्रेंच बोल रहा हूँ। कुछ है डच, ठीक है, वो अपने नीदरलैंड, हॉलैंड वाले हैं, वहाँ से आ रखे हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ थोड़े बहुत बचते हैं जर्मन स्पीकिंग लोग। तो लैंग्वेज के हिसाब से बोल रहा हूँ, कुछ डच स्पीकिंग है, कुछ फ्रेंच स्पीकिंग है, और थोड़ा बहुत जो बचते हैं वो है जर्मन स्पीकिंग। 3 तरह के लोग हो गए वहाँ पे, ठीक है। अब ये 3 तरह के लोग हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बताते हैं, आओ सी। सो जो बेल्जियम की 1 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें 59% जो है फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, जो कि डच है, डच बोलते हैं। कितने परसेंट है? 59। 40% लोग हैं वेलोनिया में रहते हैं, ठीक है, ये फ्रेंच बोलते हैं, इनकी लैंग्वेज क्या है? फ्रेंच है। और 1% जो है जर्मन है। इन तीनों का टोटल करोगे तो 100% बन रहा है। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं बेल्जियम की कैपिटल मैंने अभी आपको बताई थी, ब्रुसेल्स। तो जो ब्रुसेल्स है वहाँ पे देखो क्या सिस्टम है। ब्रुसेल्स में फ्रेंच है 80%, जबकि पूरे बेल्जियम में जो है फ्रेंच जो है कम है, बट कैपिटल में फ्रेंच ज़्यादा है, और कैपिटल रीजन में ही डच है 20%, ठीक है। अब देखते हैं क्या हुआ भाई। अब एक चीज़ और देखते हैं कि जो फ्रेंच है ना, ये थोड़े ज़्यादा एजुकेटेड हैं। तो ज़्यादा एजुकेटेड है तो हायर पोस्ट पे चले जाएंगे, हायर पोस्ट पे चले जाएंगे तो रिच हो जाएंगे, पैसा आ जाएगा। तो भाई आप भी पढ़ते रहो रिच होने के लिए। तो ऐसे ही फ्रेंच लोग जो है ना वहाँ पे रिच हैं। अब फ्रेंच जो है रिच तो हैं, बट वो माइनॉरिटी में कम है। कैसे कम है देख लो ना, 40% लोग जो हैं वो फ्रेंच हैं, ठीक है। ओवरऑल देखते हैं तो 40% लोग क्या हैं? फ्रेंच हैं। 59% डच हैं, तो डच जो है लगभग 60% है, फ्रेंच जो है 40% है। तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब क्या है, अगर पावर शेयरिंग अच्छे से नहीं हुई, अगर अब अभी इलेक्शन होता है, फ्रेंच ज़्यादा हैं तो फ्रेंच के जो है कैंडिडेट जो ज़्यादा जीतेंगे। तो अगर फ्रेंच लोग सोचें कि हम अपने हिसाब से रूल बना लें, और डच को कुछ जो है, मतलब सॉरी मैं उल्टा बोल गया, अगर डच जो हैं इलेक्शन में जीतते हैं क्योंकि ज़्यादा हैं और अपने हिसाब से रूल बना लें, और फ्रेंच को बोलें कि फ्रेंच को कोई हम ना पावर्स नहीं देंगे, तो क्या होगा?
जो अभी मैं आपको बात बता रहा था इंडिया का एग्जांपल लेकर के, वही होगा। इन दोनों के बीच में क्लैशेस होंगे, इन दोनों के बीच में गैप्स बढ़ेंगे, और फिर इन द एंड क्या होगा, बेल्जियम जो कंट्री है जो कि यूरोप में है, जो कि बहुत अच्छा राइज कर रही है, अच्छा इनकम है यहाँ पे, वो सारी चीज़ें डाउन आ जाएंगी, बेल्जियम पीछे आ जाएगा। अभी हम बेल्जियम को एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल जो चैप्टर में लिया जा रहा है, जो कि समझने लायक है, वो है श्रीलंका का। अब श्रीलंका का मैप आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सो ये देखिए, ये है श्रीलंका। कहाँ है श्रीलंका? श्रीलंका है बिल्कुल इंडिया के साउथ में, ठीक है। इंडिया के साउथ में जो श्रीलंका है उसकी कैपिटल है कोलंबो, ठीक है। कोलंबो है ना, हाँ, या प्रेमदासा, चलो आप मुझे कमेंट करके बता देना। तो जो श्रीलंका है, श्रीलंका में भी कुछ कम्युनिटी वाइज लोग रहते हैं। तो ये देख लिया आपने, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये है पाक स्ट्रेट, ठीक है। ये चलो आपको फ्यूचर में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है। तो आइए, मैप आपको दिखा दिया है, तो आ जाओ भाई। अब देखो, अब श्रीलंका में भी कुछ कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं। कौन कौन सी कम्युनिटी के लोग हैं? वहाँ पे रहते हैं सिंहाला, ठीक है, सिंहाला। नंबर 2 वहाँ पे रहते हैं तमिल। अब देखो, मैंने आपको मैप दिखाया था, तो मैप को अगर आपने ध्यान से देखा तो मैप में तमिलनाडु श्रीलंका के नियरेस्ट है। श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में अराउंड अबाउट 20 किलोमीटर्स ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इतना ही है, सी रूट है, तो 20 किलोमीटर्स का ही रास्ता है। जब अंग्रेज ब्रिटिशर इंडिया पे रूल करते थे तो इंडियंस लोग जो थे इंटेलिजेंट थे, क्योंकि एजुकेशन बहुत अच्छी थी, और साउथ के लोग, तमिल साइड के लोग और ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। अच्छा, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो जब ब्रिटिशर इंडिया में थे तो उन्होंने आइलैंड जो कि श्रीलंका है उसके ऊपर भी रूलिंग करी। तो जब वो श्रीलंका को रूल कर रहे थे तो रूल करने के लिए उन्हें कुछ बंदों की ज़रूरत थी जो वहाँ पर काम कर सकें और पढ़े लिखे हों। तो श्रीलंका में तो कुछ था नहीं, तो इंडिया से तमिल लोगों को, क्योंकि तमिलनाडु पास है, वहाँ से कुछ लोगों को ले गए श्रीलंका, ठीक है। वहाँ पर रखा उन्होंने, उनको तमिल लोगों को रखा, फिर उनकी सेटिंग बनती रही, वो तमिल वहीं सेटल हो गए, ठीक है। जब तमिल वहीं सेटल हो गए तो अब स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 में। तो श्रीलंका की फ्रीडम से पहले तक, 1948 से पहले तक, जब वहाँ पे तमिल रहते थे तो तमिल्स को हाई पावर्स उनके पास थी। हाई पावर कैसे थी? क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, अंग्रेज़ों के साथ टच में थे, तो इसलिए क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने उनको हायर पोस्ट दी, ठीक है। सब कुछ मतलब हायर था। हालांकि जो तमिल्स थे वो माइनॉरिटी में थे, कम थे वहाँ पे। सिंहाला वहाँ के ज़्यादा थे, पर सिंहाला पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो पीछे थे। बट जैसे ही 1948 आया, श्रीलंका आज़ाद हो गया, फ्रीडम मिल गई, तो सिंहालास लोगों ने क्या देखा, यार ये तो फॉरेन से आए हुए बंदे हैं, यानी कि इंडियंस हैं, दूसरी कंट्री से आए हैं, दूसरी कंट्री से आकर के हमारी कंट्री में हमारे ऊपर रौब जमा रहे हैं, हमसे हायर पोस्ट पे हैं। तो वहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है ना श्रीलंका में, तो सिंहाला लोग क्या करते हैं, सिंहाला लोग कहते हैं कि सिंहाला, अच्छा, जो सिंहाला लोग होते हैं ना, सिंहाला लोग जो होते हैं ना वो बुद्धिस्ट होते हैं, बौद्ध हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, बुद्धिस्ट हैं। और जो तमिल्स हैं, तमिल जो हैं इंडिया से गए हैं, या तो वो हिंदूज हैं या वो मुस्लिम हैं, राइट। और बहुत थोड़े बहुत लोग वहाँ पे क्रिश्चियन भी हैं, ठीक है जी। तो अब जो सिंहाला है 1948 में फ्रीडम के बाद श्रीलंका की, वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं कि जो बुद्ध धर्म है वो मेन धर्म रहेगा, क्योंकि उनका है। अच्छा, जो सिंहाला की जो लैंग्वेज है, सिंहालीज जो भी वहाँ पे वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि यही ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, यानी कि जितने भी सरकारी काम वगैरह होंगे वो इसी लैंग्वेज में होंगे, ठीक है जी। गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं उसमें ज़्यादा प्रायोरिटी सिंहालास को मिलेगी, ठीक है जी, क्योंकि वो चिढ़े हुए थे कि तमिल्स आ गए हैं, तो ये उन्होंने कर लिया। अब हुआ क्या, धीरे धीरे करते करते 1980 के आसपास 1980s आ गया, तो उसके पास आते आते तमिल और सिंहालास, इनके बीच में ना गैप बढ़ने लगा। गैप बढ़ने लगा का मतलब, सिंहालास जो थे वो चिढ़ते थे तमिल से, बट अब सिंहालास की अपनी सारी बातें पूरी हो रही थी, तो सिंहालास को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बट तमिल जो थे वो अंदर ही अंदर चिढ़ रहे थे कि यार हम टैलेंटेड ज़्यादा है पर पावर्स इनको मिली है। क्यों पावर्स मिली है? क्योंकि अमाउंट में ज़्यादा है, क्योंकि नंबर में ज़्यादा है, क्वालिटी लाइफ ये जी रहे हैं, हालांकि टैलेंटेड हम हैं। तो ऐसे गैप बनता गया। तो ये जो गैप बनता गया, धीरे धीरे करते 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 सिंहालास के अपोजिट में जो तमिल्स थे, तमिल लोगों ने भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई। पॉलिटिकल पार्टीज़ बना करके उन्होंने भी ट्राई किया कि जो उनकी लैंग्वेज है, यानी कि तमिल लैंग्वेज है, उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ठीक है। फिर ये ट्राई फेल जब हो गई, तो सिंहालास के बीच में और तमिल के बीच में
हुई लड़ाई, इसको बोलते हैं सिविल वॉर। जब सिविल वॉर हुआ ना श्रीलंका में, इस सिविल वॉर के कारण ही हमारे प्राइम मिनिस्टर एक मारे गए। आपको बताना है कौन से प्राइम मिनिस्टर थे वो। इसी के कारण, इसी सिविल वॉर के कारण हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई थी भाई। इतना ज़्यादा ये सिविल वॉर तगड़ा हो गया था। ठीक है, चलो आप मुझे बताना कौन थे वो, कौन से हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये सिविल वॉर चलता रहा, हुआ क्या फिर इन द एंड क्या हुआ? इन द एंड ये हुआ कि कुछ सिंहालाज मर गए, कुछ तमिल मर गए। मरने की पोजीशन में क्या हुआ, श्रीलंका के लोग प्रोग्रेस नहीं कर पाए, डेवलपमेंट की तरफ नहीं देख पाए। वो किसकी तरफ देखते रहे? वो देखते रहे कि हमारे लोग लड़ रहे हैं, वो उसी को ही सॉर्ट करने में रहेगा, उसी को सुलझाते रहे, बट वो आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक है, तो आगे बढ़ ही नहीं पा रही है कंट्रीज। क्यों नहीं बढ़ पा रही है? क्योंकि पावर शेयरिंग प्रॉपर नहीं है। समझ गए? पावर शेयरिंग प्रॉपर नहीं है। क्यों नहीं है भाई शेयरिंग प्रॉपर? क्योंकि सिंहालाज ने अपने आप को प्रायोरिटीज दी ज़्यादा, उनको सोचा ही नहीं कि ये भी कोई लोग हैं। ठीक है, तो आइए मैं थोड़ा बताता हूँ चैप्टर में क्या लिखा है, फिर देखते हैं क्या है। तो ये मैंने आपको बता दिया था, श्रीलंका में सिंहालाज जो है 74%, तमिल है 18%। अब जो तमिल लोग हैं ना, तमिल लोगों की भी दो क्वालिटीज़ हैं। कुछ लोग बहुत पहले से तमिल लोग वहाँ पे रहते थे, उनको बोलते हैं नेटिव तमिल। नेटिव तमिल का मतलब है कि बहुत पुराने हैं, बट वो अच्छा। और जो कुछ इंडिया से बाद में गए 5-7% के लगभग वो हैं। तो ये दो तरह के है ना। तो सिंहाला 74%, तमिल 18%। तमिल नेटिव भी है वहाँ पे और श्रीलंकन तमिल भी हैं। ठीक है, अच्छा, जो रेस्ट है वो इंडियन तमिल है और 7% जो है क्रिश्चियन लोग हैं। अब देखो, सिंहाला जो है बुद्धिस्ट फॉलो करते हैं, तमिल जो है हिंदू या मुस्लिम है। जब श्रीलंका को फ्रीडम मिलती है 1948 में, तब कुछ होता है। अच्छा, एक वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है, मेजॉरिटेरियनिज्म। मेजॉरिटेरियनिज्म मतलब जो लोग किसी कम्युनिटी के किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा होते हैं, मेजॉरिटी में होते हैं, जब वो अपने कुछ मतलब फेवर्स के लिए जो माइनॉरिटी में लोग हैं उनको पीछे धकेल दें, उनको दबाएं, उनके जो राइट्स हैं उनको डिस्क्रिमिनेशन करें, इसे बोलते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। ठीक है, सो मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड रूल अ कंट्री डिसरिगार्डिंग नीड्स ऑफ माइनॉरिटी पीपल। उनको डिसरिगार्ड करते हैं। ठीक है, तो ये है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। हुआ क्या, 1948 में श्रीलंका फ्रीडम मिलती है। 1956 में श्रीलंका में एक रूल बनाया गया, सिंहालीज एज ऑफिशियल लैंग्वेज। और जब उनको ऑफिशियल लैंग्वेज मिल गई तो जो तमिल लोग हैं वो क्या करेंगे? तमिल लोगों को फीलिंग आएगी, यार हम कोई एलियन है क्या, हम बाहर से आए क्या, हमें क्यों नहीं ये चीज़ें मिल रही? तो तमिल्स विल हैव अ फीलिंग ऑफ एलियनेशन इन द कंट्री। तो वहाँ पे वो एलियनेशन को फील करेंगे कि हम एलियन हैं। तो क्या हुआ, इससे गैप इंक्रीज हो गया तमिल और सिंहालास के बीच में। तो डिमांड बनी कि तमिल का एक स्टेट अलग से बना दो, तमिल एलम। तमिल एलम मतलब तमिल लोग कहते थे कि हमारे लिए अलग स्टेट बना दो, फिर उस स्टेट में हम अलग से रह लेंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं। सिविल वॉर हो गया, लड़ाई होगी आपस में। जब लड़ाई हुई तो बहुत सारे लोग मर गए, कुछ इंडिया में भाग गए, कुछ कहीं और जा रहे थे। और ये सिविल वॉर कब एंड हुआ? 2009 में। बट श्रीलंका डाउनग्रेड हो चुका, डाउनफॉल चला गया श्रीलंका का, डेवलपमेंट बहुत दूर चली गई श्रीलंका से। सो आई होप कि आपको पूरा समझ आ गया होगा। अब इस चैप्टर से जो इतना हमने हमें पढ़ा है, इसके बारे में क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो क्वेश्चन इसमें तो यही आ सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी ये रही भाई, डेमोक्रेसी बता देना। ठीक है, उसके पिलर्स बता देना। फिर आपको लिखेगा कि बेल्जियम के ऊपर या श्रीलंका के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखो। तो श्रीलंका तो बिल्कुल आपने देख ही लिया, श्रीलंका में कितने क्लैशेस हो गए हैं। क्यों क्लैशेस हुए हैं? क्योंकि उन्होंने पावर शेयरिंग को प्रॉपर से नहीं किया है, इसलिए हुआ है। बट नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बेल्जियम में कैसा चल रहा है। बेल्जियम ने इतना बढ़िया सिस्टम बनाया है, यहाँ पे भी सेम चीज़ हो सकती थी, पर बेल्जियम बहुत बढ़िया सिस्टम बनाएगा, वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। वो तो देख ही लिया हमने क्यों ज़रूरी है, बट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से 4-5 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, फिर इस चैप्टर को एंड करेंगे। सो आई होप गाइस कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छे से समझाऊँ। अगर कोई कमी लगती है तो बताएं, कमेंट्स करें, अच्छी लगती है तो वो भी बता दिया करें भाई, है ना। सो अच्छा, एक चीज़ और फ्रेंड्स, मैं ट्राई तो कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझाऊँ, और अगर आपको समझ आता है तो शेयर करने में थोड़ा कंजूसी कम करना और शेयर कर देना और अपने फ्रेंड्स को बताना, ताकि मेरे को भी लगे कि यस आप भी मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट था पावर शेयरिंग का, उसमें मैंने क्या बताया था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको मैं दे देता हूँ। तो सबसे पहले तो वर्ड जो है पावर शेयरिंग, इसको हम समझते हैं। पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना।
ठीक है, पावर को अलग अलग लेवल पे बांटना। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर इंडिया में पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी जाए, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का सीधा सीधा लिंक या पावर शेयरिंग का सीधा सीधा लिंक डेमोक्रेसी से है, तो मैंने डेमोक्रेसी से इसका लिंक लेकर के आपको एक एग्जांपल दिया था कि इंडिया में बहुत सारी कम्युनिटियाँ, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ठीक है, अगर किसी एक कम्युनिटी को पावर ज़्यादा दे दी जाए, ठीक है, सपोज़ करके किसी भी कम्युनिटी को बोला जाए कि आप ही हैं जो आपको ही सरकारी नौकरी मिलेगी, आपको ही ये फैसिलिटी मिलेगी, आपको ही हर एक फैसिलिटी, जब अगर सबको एक ही तरह की फैसिलिटी देने लग जाएंगे तो फिर होगा क्या, जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं वो अपने आप को डिस्क्रिमिनेट होता हुआ पाएंगे, मतलब कि वो कहेंगी कि हमारे साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारे साथ। तो जब ऐसा होगा तो बहुत थोड़े से टाइम के बाद क्या होगा कि सारी की सारी कम्युनिटीज़ जो हैं वो आपस में क्या क्लैश फील करेंगी, आपस में एक टकराव फील करेंगी, और धीरे धीरे करके वो टकराव इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो एक मतलब वॉर काइंड ऑफ कंडीशन, जो कि कंट्री के अंदर ही वॉर हो जाता है, गृह युद्ध या सिविल वॉर जिसको कहते हैं, वो हो जाएगा। और ऐसा हो चुका है श्रीलंका में 1980 से लेकर के 2009 तक, 2009 में जा कर के उनका सिविल वॉर जो है ख़त्म हुआ था। उनका सिविल वॉर चलता रहा, प्रोग्रेस करने की बजाय कंट्री बैकवर्ड आती हैं, ठीक है। तो समझ पा रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है पावर शेयरिंग। हम सोचते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, बट हम आगे नहीं बढ़ रहे। हम तो अपने देश के, अपनी कंट्री के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं को नहीं सॉल्व कर पा रहे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो यही श्रीलंका को हुआ, और श्रीलंका को आज की डेट में आप देख लो, 2009 में तो उनका सिविल वॉर ख़त्म हुआ है, 2009 से लेकर के आज 2022 चल रहा है। श्रीलंका की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो कंट्री बिकने वाली है, ठीक है। उसका कुछ पार्ट तो चाइना ने ख़रीद भी लिया है, ठीक है। तो चलो, हमें उस कंट्री से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमें तो अपनी कंट्री से मतलब है। तो आप अपने फ्रेंड्स भी होंगे आपके, किसी भी कम्युनिटी के हों, तो उनके साथ अच्छे से फ्रेंडशिप रखा करना, ठीक है। कभी भी ऐसे मत सोचें कि ये दूसरी कम्युनिटी का है। तो चलो, अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छे सिटीज़न बनेंगे, और सिटीज़न बनने के साथ साथ अच्छे स्टूडेंट भी बनेंगे, अच्छा पढ़ाई करेंगे, और अपने पेरेंट्स को भी अपना अच्छा फील कराएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं भाई, पावर शेयरिंग पार्ट 2। पावर शेयरिंग का मतलब बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब हम कर रहे हैं, मैंने आपको श्रीलंका की कंडीशन बता दी थी ना, श्रीलंका में कौन कौन सी कम्युनिटी के लोग रहते थे बताओ, मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में। अगर पता है तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो अच्छा, तो श्रीलंका में कम्युनिटीज़ जो थी वो थी सिंहाला, और थे तमिल, ठीक है। तो जो सिंहाला कम्युनिटी के लोग हैं वो हैं बुद्धिस्ट, और जो अपना तमिल हैं वो या तो मुस्लिम है, या वो मुस्लिम है, या फिर वो हिंदूज थे, ठीक है। अब हुआ क्या है वहाँ पे, हुआ ये है कि सिंहाला जो थे, जब आज़ाद हुआ है श्रीलंका 1948 में, तब से सिंहालाज ने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में थे, लगभग 70% से ज़्यादा, ठीक है। तो जब 70% से ज़्यादा सिंहालाज थे तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने मेजॉरिटी में होने के कारण कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से बनाया। तो वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है श्रीलंका का, वो सिंहालाज के हिसाब से बना। तो जब सिंहालाज के हिसाब से उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, तो ऐसा करने के कारण क्या हुआ कि जो दूसरी कम्युनिटी थी, यानी कि जो क्रिश्चियंस थे, बहुत थोड़े हैं, इसके अलावा कौन बचे मेजॉरिटी में, मतलब मेजॉरिटी से थोड़ा कम, जो कि हैं तमिल्स। जो तमिल्स हैं, तमिल्स को एलियनेशन फील हुआ। एलियनेशन का मतलब होता है कि हम कहीं बाहर से आ रखे हैं, जैसे हम इस कंट्री के है ही नहीं, ठीक है। तो उनको भेदभाव फील हुआ। तो फिर जा कर के लेटर ऑन, जो 1948 से चल रहा था, 1980 के तक आते आते, 1980s तक आते आते उनके वहाँ पे क्लैशेस होने स्टार्ट हो गए। तो ऐसे क्लैशेस हुए कि जो है तमिल ने उनको मारा, सिंहालाज ने तमिल को मारा, और ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला होता रहा। तो ये तो था क्योंकि सिंहालाज ने मेजॉरिटी होने के कारण, जिसको हमने एक वर्ड लास्ट वीडियो में सीखा भी था, जिसे बोल रहे थे हम मेजॉरिटीरियनिज्म, ठीक है। मेजॉरिटीरियनिज्म, जो कि मेजॉरिटी में होते हैं, माइनॉरिटी को कम से कम सुविधाएं, कम से कम फैसिलिटीज़ कराते हैं अवेल, ठीक है, और ख़ुद सारी चीज़ें लेना चाह रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। अच्छा, तो एक स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, उसकी अच्छे से ले लो। मैं साइड में हो रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ये नोट्स हैं और ये आपको पेपर में एज इट इज़ लिखने हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान रखो। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बस आपको मैं क्या ही बताऊँ कितने इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट डाउन कर लेना या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे जो भी करना चाहते हो कर लो। तो फिर लो आगे पढ़ते हैं भाई।
तो पढ़ने का क्या है, श्रीलंका की कंडीशन मैंने आपको बता दी है। अब बारी आ चुकी है किसकी, बेल्जियम की। तो बेल्जियम में भी ना, जैसे श्रीलंका में कुछ कम्युनिटीज़ थी, वैसे बेल्जियम में भी कुछ कम्युनिटीज़ थी, बट बेल्जियम आज की डेट में इतना प्रोग्रेसिव कंट्री है, बहुत ज़्यादा राइज कर रहा है। आप ये इमेजिन करो कि जो सिचुएशन श्रीलंका में हुई है वो बेल्जियम में भी हो सकती थी, ठीक है, वो बेल्जियम में हो सकती थी पर हुई नहीं। तो बेल्जियम ने ऐसा क्या किया कि वहाँ पे श्रीलंका की कंडीशन नहीं हुई और आज की डेट में बेल्जियम अमीर है। अब इस चीज़ को आप ऐसे सोचो कि बेल्जियम अमीर तो है ही, उसने इतने बढ़िया तरीके से इसको हैंडल किया है। अच्छा, अब इसको देखो, मैं आपको बताता हूँ, आप यूरोप में है ना बेल्जियम, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो जो यूरोप में जो बेल्जियम है, तो बेल्जियम के साथ साथ यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। यूरोपियन यूनियन को मानते हैं ग्रुप ऑफ 28। अभी उसमें से मतलब यूके निकल गया वो अलग बात है, बट अगर 28 कंट्रीज़ जो कि ग्रुप में रहती हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन कहते हैं, उन्होंने किस कंट्री को चुना एज अ हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, वो है बेल्जियम। क्यों चुना जानते हो? वो इसी वजह से चुना है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर रहने वाली, अपनी कंट्री के अंदर रहने वाली कम्युनिटीज़ को इतने सही ढंग से अरेंजमेंट किया है ना, तो वो तो देखने से बनता है। तो आओ हम सीखते हैं कि बेल्जियम ने क्या किया ताकि उसकी कंट्री के अंदर क्लैशेस ना हो पाए। तो बेल्जियम में कौन कौन सी कम्युनिटीज़ रहती है? बेल्जियम में रहते हैं डच, जो कि मेजोरिटी में है। दूसरे नंबर पे रहते हैं वहाँ पे फ्रेंच, ठीक है, जो कि उससे कम है। तीसरे नंबर पे वहाँ पे रहते हैं जर्मन, ठीक है। 3 कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे, एक तो डच हैं, नंबर 2 पे फ्रेंच हैं, नंबर 3 पे जर्मन है। उन्होंने तीनों की 3 कम्युनिटीज़ को इंपॉर्टेंस दी है बेल्जियम ने, ठीक है। तो वो कैसे दी है आइए देख लेते हैं। तो नोट्स में रीड आउट करता हूँ आपको, आप बिल्कुल वैसे ही करना है। तो बेल्जियम ने क्या किया, रिकॉग्नाइज कल्चरल एंड रीजनल डिफरेंस। तो बेल्जियम के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उन्होंने ध्यान से देखा कि भाई हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा वैरायटी के लोग रह रहे हैं, तो इस चीज़ को समझना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि डच ज़्यादा है तो डच की तरफ फोकस करना चाहिए, नो, सबको इंपॉर्टेंस देनी है। तो उन्होंने इस चीज़ को समझा, उनका कल्चर समझा, उनका रीजनल डिफरेंस समझा, ठीक है। फिर आप ये देखो 1970 से 1993 तक, 1970 से 93 तक 4 बार उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मतलब है जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा था उसके अंदर चेंजेस लेकर के आए हैं। क्यों? ताकि सभी की सभी कम्युनिटीज़ को राइज करने के चांसेस बराबरी से मिले, बराबर होने चाहिए, बिल्कुल। फिर वहाँ जैसे इंडिया में क्या है कि 2 तरह की गवर्नमेंट चलती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। जैसे मैं हरियाणा में रहता हूँ, हरियाणा के सीएम कौन है आपको पता है? मनोहर लाल खट्टर हैं, और हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। तो 2 तरह के हैं, जो नरेंद्र मोदी हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं, और जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर मनोहर लाल खट्टर, वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट से हैं। 2 तरह की गवर्नमेंट होती है इंडिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो ये दोनों आपको समझ आ गया ना। अब यहाँ पे देखो, तो जो वहाँ पे बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके अंदर जो डच मिनिस्टर हैं और जो फ्रेंच मिनिस्टर हैं वो बराबर हैं। भाई मेजॉरिटी जो है डच हैं, ठीक है, फ्रेंच जो है कम है। क्योंकि फ्रेंच कम हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में उनकी अमाउंट भी कम होनी चाहिए थी, उनके नंबर भी कम होने चाहिए थे। बट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया, ताकि क्लैश ना हो उसको बचाने के लिए डच मिनिस्टर्स को फ्रेंच मिनिस्टर के इक्वल कर दिया। इस चीज़ से फ्रेंच मिनिस्टर को तो फ़ायदा हो रहा है, बट डच को थोड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि डच क्या है, ज़्यादा हैं। बट अभी देखना, ये जो चीज़ अभी इन्होंने किया कि फ्रेंच को फ़ायदा दिया है, वो आगे जाके कहीं और पे डच को फ़ायदा देगी। कैसे? अभी दिखाता हूँ आपको, बता ही देता हूँ, सुनो। जब जैसे क्या है कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट में डच मिनिस्टर ज़्यादा थे, बट उन्होंने इन दोनों को इक्वल करके रखा। जो इसकी कैपिटल है बेल्जियम की, उसका नाम है ब्रुसेल्स। इन्होंने क्या कर रखा है स्टूडेंट्स, ब्रुसेल्स के अंदर एक नई गवर्नमेंट बना रखी है, अलग ही गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और जो ब्रुसेल्स है कैपिटल है, वहाँ पे अलग ही गवर्नमेंट है। वो जो अलग गवर्नमेंट है, जो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में फ्रेंच बहुत ज़्यादा नंबर में थे। तो फ्रेंच ज़्यादा नंबर में थे तो फ्रेंच की गवर्नमेंट, मतलब जो वहाँ पे गवर्नमेंट बनी है वहाँ पे फ्रेंच मिनिस्टर ज़्यादा होने चाहिए थे। बट नहीं, इन्होंने क्या किया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच इज इक्वल टू फ्रेंच किया, तो जो वहाँ पे ब्रुसेल्स के अंदर गवर्नमेंट बनी है, वहाँ पे फ्रेंच जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो पीछे झुक रहे हैं और डच को अपने इक्वल लेकर के आ रहे हैं। तो जो वहाँ की कैपिटल है वहाँ पे इन दोनों ने कंपनसेट हो गया। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में डच ज़्यादा है, ठीक है, जब हो सकते थे मतलब अमाउंट के हिसाब से, बट ये इक्वल हुए। इसी सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हुए इन्होंने क्या किया है, जो ब्रुसेल्स में है वहाँ पे इसको कंपनसेट कर दिया, ठीक है। अच्छा आप देखो, अभी क्या है कि हाँ,
जो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में क्या है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ी कम पावर है। वहाँ पे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, सिमिलरली उसके इक्वलेंट ही स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई हैं। क्यों दी गई हैं? हो सकता है किसी स्टेट में फ्रेंच ज़्यादा हो, ठीक है, अगर फ्रेंच ज़्यादा है तो उन्हें भी पावर मिलनी चाहिए, ठीक है, ओके। अच्छा फिर अच्छा ऐसा क्यों है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर ही पावर दे दी स्टेट गवर्नमेंट को? वो ऐसा इसलिए दे दी तो कभी भी स्टेट गवर्नमेंट वाले ये ना सोचें कि हम कोई सबऑर्डिनेट है, हम कोई हिस्से बने हुए हैं किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के। नो, दे आर इक्वल इन द बेल्जियम। बेल्जियम ने कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा बहुत तगड़ा बनाया यार। अच्छा, सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स, ये भी मैंने आपको बता दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग, स्टेट गवर्नमेंट अलग, ब्रुसेल्स कैपिटल में गवर्नमेंट अलग। उस गवर्नमेंट में फ्रेंच जो मिनिस्टर हैं वो डच मिनिस्टर के इक्वल हैं, ठीक है। हालांकि जो ब्रुसेल्स है उसके अंदर फ्रेंच बहुत ज़्यादा हैं। अगर सेपरेट से गवर्नमेंट बन रही है तो वहाँ पे फ्रेंच ज़्यादा होने चाहिए थे, बट नो, बराबर किया गया है, ठीक है। ओ ये देखो चौथी गवर्नमेंट है भाई इनकी, अब कौन सी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है? कम्युनिटी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जो देखती है कल्चरल चीज़ों को, जैसे जैसे कि एजुकेशन के ऊपर देखेगी, है ना। और कल्चर क्या है, सबका कल्चर जो है ना न्यूट्रलाइज रहना चाहिए, सबका कल्चर को इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, ठीक है। तो 4 गवर्नमेंट देख लिया आपने। नंबर 1 सेंट्रल गवर्नमेंट, नंबर 2 स्टेट गवर्नमेंट, नंबर 3 ब्रुसेल्स गवर्नमेंट, नंबर 4 आपने देख लिया कम्युनिटी गवर्नमेंट। दिस इज़ व्हाट यू नो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पावर शेयरिंग, ताकि एवरीवन शुड बी फील इक्वलाइज, ठीक है, सबको एक जैसा महसूस होता रहे। इसलिए तो ये अभी क्या क्वेश्चन हो सकता है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर द पावर शेयरिंग व्हाट मेजर्स व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द बेल्जियम गवर्नमेंट, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी या विच टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डिड बेल्जियम फॉर देयर सिटीजन्स, ताकि टू अवॉइड द क्लैशेस, टू अवॉइड द लाइक जैसे श्रीलंका में हुआ था सिविल वॉर, है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो इसी वजह से, क्योंकि ब्रुसेल्स ने, बेल्जियम ने इतना बढ़िया तरीके से कम्युनिटी का हैंडल किया, तो पूरे यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी किसको बनाया गया? बेल्जियम को, ब्रुसेल्स को, राइट स्टूडेंट्स। तो अब पढ़ते हैं कि वाई इज़ देयर नीड ऑफ पावर शेयरिंग। भाई पावर शेयरिंग की नीड क्यों है? वो आपको पहले ही पता चल गया, ताकि लड़ाई झगड़े ना हों, ठीक है। ताकि लड़ाई झगड़े नहीं होंगे तो कंट्री की प्रोग्रेस होती रहेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, अमीर होंगे, पैसा आएगा, ठीक है, दूसरे देश देख करके और ज़्यादा इंस्पायर होंगे। बहुत सारे फैक्टर्स हैं भाई, इसलिए पावर शेयरिंग करनी चाहिए। और पावर शेयरिंग इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो इसी बेस पे ही टिकी है। अच्छा, डेमोक्रेसी का बेस आपको याद है ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? 18 साल से हर जो बड़ा बंदा है उसको वोटिंग का राइट है। तो ये सबको इक्वल मिला है ना, ऐसा तो नहीं है कि किसी कम्युनिटी को ज़्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया, या किसी रिच आदमी को ज़्यादा मिल गया, जो थोड़े गरीब है उनको नहीं मिला, ठीक है। ऐसा तो नहीं किया ना, डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है ना कोई। तो इसी तरीके से डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग मस्ट है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि भाई स्टूडेंट्स, आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया 2 मार्क्स का कि व्हाट इज व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ पावर शेयरिंग, सो व्हाट विल वी राइट। ये देखो यहाँ पे आंसर आपके लिखा है, नंबर 1 पॉइंट। अच्छा, पॉइंट्स में लिखेंगे एज इट इज लिखेंगे, जैसे मैं लिख के दे रहा हूँ, नंबर मिलेंगे ज़्यादा, ओके। तो फिर ठीक है, तो व्हाई इज देयर नीड ऑफ पावर शेयरिंग, नंबर 1 पॉइंट है टू अवॉइड द कन्फ्लिक्ट, लड़ाई नहीं होगी, वायलेंस, कोई झगड़े नहीं होंगे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, भाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी तो होएगी, कोई गवर्नमेंट चल ही नहीं पाएगी, गवर्नमेंट नहीं चल पाएगी तो दूसरी कंट्रीज उसके ऊपर अटैक कर देंगी, है ना, समझ गए। अगर इंडिया के अंदर कोई अच्छी सी गवर्नमेंट ना बने, ठीक है, सॉलिड गवर्नमेंट ना बने, तो क्या होगा? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट सॉलिड नहीं होगी तो हमारे अपने डिसीजन नहीं अच्छे हो पाएंगे, हमारे डिसीजन अच्छे नहीं हो पाएंगे तो हमारे जो जो हमारे प्यारे दोस्त हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारी कंट्री के, पाकिस्तान जैसे, है ना, ये चाइना जैसे, चाइना, है ना, तो ये क्या करेंगे? ये सोचेंगे कि लो भाई इनकी तो खुद ही अपनी सेटिंग ठीक नहीं है, तो चलो लेट्स अटैक, आओ अटैक करें, है ना, और इनको लूट लें। पहले हमें विदेश लूट के चले गए हैं, अब ये अब थोड़ी, अब नहीं होएगा ऐसा, अब हम बहुत फॉरवर्ड हैं भाई, ठीक है। उरी देखी है ना, हाँ देख लिया होगा, तो दूसरी कंट्री में जाकर भी मार सकते हैं हम। तो चलो ठीक है, तो वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ पावर शेयरिंग, टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट, वायलेंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अच्छा, नंबर 2 पॉइंट, पावर शेयरिंग इट इज़ द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। भाई डेमोक्रेसी का आधार है, ये बेस है पावर शेयरिंग, इसलिए हमें करनी पड़ेगी ताकि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो,
2 पॉइंट्स आपको लिख दिए, अगर आपको और कोई पॉइंट समझ आता है तो और भी लिख सकते हो, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर 2 नंबर से ज़्यादा आता है तो पावर शेयरिंग के टाइप्स भी लिख देंगे, जो कि अगला क्वेश्चन है। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पेपर में आएगा भाई, व्हाट इज़ पावर शेयरिंग बता दिया, वाई देर इज ए नीड ऑफ पावर शेयरिंग वो भी बता दिया। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग इज देयर, भाई पावर शेयरिंग की कितनी ज़्यादा टाइप्स हो सकती हैं। वैसे तो आपको बेल्जियम के एग्जाम्पल में हम बता ही दिया है कि 4 तरह की पावर शेयरिंग कर रहा है बेल्जियम, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ब्रुसेल्स गवर्नमेंट, बट अब हम जनरल में देख लेते हैं, ठीक है। सो द टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग, नंबर 1 हॉरिजॉन्टल, नंबर 2 वर्टिकल, नंबर 3 हम पढ़ेंगे कि द कम्युनिटी गवर्नमेंट जैसे कि यहाँ पे थी, और नंबर 4 पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, ये भी हम पढ़ेंगे। सो नंबर 1 हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कैसे होती है। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग ऐसे होती है भाई, देखो जैसे कि डेमोक्रेसी के पिलर्स क्या हैं, लेजिस्लेचर, नंबर 2 आपका एग्जीक्यूटिव, नंबर 3 आपका जुडिशरी, है ना। लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इससे जो पार्ट फर्स्ट था उसमें भी बताया था कि ये तीनों के तीन क्या है ना, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। लेजिस्लेचर क्या करता है, कानून बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि हमने डिसाइड कर लिया कि हमारी जो इंडिया में गाड़ी है ना वो 100 की स्पीड से ज़्यादा नहीं जाएगी, तो ये रूल किसने बनाया, ये लेजिस्लेचर ने बनाया, ठीक है, अच्छा बना दिया। फिर अब जो MLAs या MP बैठ करके ये डिसीजन ले रहे हैं कि 100 से ऊपर कोई गाड़ी जाएगी नहीं, अब वो थोड़ी सड़कों पे जा करके देखेंगे कि कोई गाड़ी 100 से ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही, तो वो क्या करेंगे, वो किसको भेजेंगे, वो जाएंगे एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो जाएंगे, वो आगे अपने और जो सबॉर्डिनेट्स हैं पुलिस को भेजेंगे, जा करके चेक करो कि जो 100 की स्पीड से ज़्यादा चलाता है उसका चलान करो। तो इम्प्लीमेंटेशन का काम है एग्जीक्यूटिव का। और नंबर 3 पे आता है जुडिशरी, अगर इम्प्लीमेंटेशन में कोई गड़बड़ मिलती है तो जुडिशरी उसको सेटल करती है। वही एग्जाम्पल कंप्लीट करते हैं कि कोई बंदा 100 की स्पीड से ज़्यादा से चला रहा था, ठीक है, पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है। अब ये 100 की स्पीड वाला रूल किसने बना दिया था, लेजिस्लेचर ने। अच्छा, अब कोई 100 की स्पीड से ज़्यादा से नहीं चला रहा था पर पुलिस ने पकड़ के चालान काट दिया, तो वो बंदे को राइट है कि नहीं कि भाई मैं सही हूँ, पुलिस वाले गलत हैं। या फिर अगर ऐसा था कि वो 100 की स्पीड से ज़्यादा चला रहा था, वो कह रहा मैं तो चला ही नहीं रहा था, वो मान ही नहीं रहा है, तो अब कौन प्रूव करेगा कि भाई वो बंदा सही है या पुलिस सही है, तो अप्रूव करने के लिए जुडिशरी है। तो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये तीनों के तीन जो है ना, सबको बराबर के बराबर पावर दी गई है, ठीक है। तो बराबर के बराबर अगर पावर दी है तो ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर ना एक बैलेंस बना के रखते हैं कि क्या, जैसे बैलेंस कैसे है वो देखो मैं आपको बताता हूँ। जो ये हमारे MLA या MP होते हैं, इनको हम चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी के लिए लायबल नहीं है, यस दे आर लायबल, उनकी जिम्मेदारी बनती है, कहाँ किस चीज़ की जिम्मेदारी है उनकी, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पार्लियामेंट में बैठेंगे तो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो उनको जवाब देना पड़ेगा कि भाई आपको आपने अपने एरिया के लिए क्या किया है, ठीक है। उनको अपोजिशन वाले भी पूछेंगे, उनको जो वो होते हैं चेयरमैन वगैरह होते हैं जो कि बैठते हैं लोकसभा राज्यसभा में, ठीक है, स्पीकर होते हैं, वो पूछेंगे कि भाई आपने क्या किया इतने सालों में, 3-4 साल हो गए आपको मिनिस्टर बने हुए, MP बने हुए, MLA बने हुए, क्या कर रहे हो आप। तो जो ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, पार्लियामेंट के लिए। अच्छा, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, उनको जो काम दिया गया है उनका काम पूरा होना चाहिए, ठीक है। अब आगे जुडिशरी, जुडिशरी क्या है भाई, जुडिशरी कैसे अपॉइंट होती है, कौन जजेस को अपॉइंट कर रहा होता है, ये पार्लियामेंट वाले बंदे बैठे होते हैं, ये पार्लियामेंट के तो बंदे होते हैं जो उनको अपॉइंट कर रहे होते हैं। तो देखो तीनों के तीन एक दूसरे को रोक रहे हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं जा सकता, तो इसको बोलते हैं check and balance. So horizontal power sharing, the power sharing among different organs of the government to avoid the unlimited power, that is check and balance. मतलब जितने गवर्नमेंट के वो है ना ऑर्गन है, मैंने बता ही दिया कौन कौन से ऑर्गन थे, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये इन सबको ना बराबर की बराबर पावर रहे और कोई एक दूसरे से ऊपर ना चला जाए, ठीक है, उसको बैलेंस बनाने के लिए बोलते हैं चेक एंड बैलेंस, ठीक है। आई होप कि अभी तक आपको समझ आ रहा है, अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बता दो मुझे भाई, आ रहा है ना, ठीक है। अब देखते हैं फिर, अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं, फिर वर्टिकल शेयरिंग देख लेते हैं। अब ये तो था भाई हॉरिजॉन्टल शेयरिंग, उसमें 3 बराबर बराबर लेवल के थे। वर्टिकल शेयरिंग में क्या होता है, एक ऊपर अपर क्लास का होता है, एक लोअर क्लास का होता है। मतलब कि जैसे कि सपोज करके कोई पुलिस ऑफिसर है जो कि इंस्पेक्टर जनरल है IG लेवल का, फिर उसके नीचे का कोई है,
कोई इंस्पेक्टर है नॉर्मल किसी थाने में, कोई पुलिस स्टेशन में, उसके नीचे है कोई हवलदार है ना, तीनों की पावर अलग अलग है ना। ये ऐसे समझ लो स्कूल का प्रिंसिपल है, ठीक है उसके बाद टीचर है, उसके बाद आप बच्चे हैं, तो तीनों की पावर अलग अलग है ना। प्रिंसिपल तो टॉप मोस्ट हो गया, टीचर उसके बीच में आ गया, स्टूडेंट्स को बिल्कुल कम पावर है, ठीक है। तो तीनों को जब पावर डिवाइड होता है, इस तरह की पावर डिवाइडिंग को बोलते हैं वर्टिकल शेयरिंग। तो एग्जाम्पल के लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया में, जैसे उसकी पावर ज़्यादा है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर कम है, तो इसको बोलेंगे वर्टिकल पावर शेयरिंग, राइट। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। जो जैसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं ना यहाँ पे इंडिया में, ऐसे ही ये बेल्जियम वगैरह में बोल देते हैं इसको फेडरल गवर्नमेंट। और जैसे हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल की गवर्नमेंट को, वहाँ पे बोल देते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये आपको वैसे ही मैंने लिख दिया, क्योंकि जब आप चैप्टर रीड करोगे तो आपको उसमें दिखेगा कि फेडरल गवर्नमेंट लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट लिखा है, तो आप समझ जाना कि स्टेट गवर्नमेंट का मतलब प्रोविंशियल होगा और फेडरल का मतलब स्टेट सेंटर होगा। दो तरह की पावर शेयरिंग समझ ली, हॉरिजॉन्टल समझ ली, वर्टिकल समझ ली। नंबर 3 आ गई है पावर शेयरिंग इन द कम्युनिटी, लाइक जैसा कि बेल्जियम में हुआ था। तो अगर पावर शेयरिंग होगी कम्युनिटीज़ में, सोशल ग्रुप्स में, तो उस जैसे देख लिया दैट इज़ द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, जैसा कि अभी आपको बताया। तो उससे क्या होगा, उससे जो आपकी कम्युनिटीज़ हैं उसमें क्लैशेस नहीं होंगे, कोई मतलब ऐसा फील नहीं करेगा कि हम पीछे हैं, ये हिंदूज़ ज़्यादा हैं या मुस्लिम ज़्यादा हैं, मुस्लिम्स को ज़्यादा पावर है या हिंदूज़ को ज़्यादा पावर है या सिख को ज़्यादा पावर है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कम्युनिटीज़ को अपने पावर दे दी अलग अलग हिसाब से। अब ऐसा एग्जांपल क्या होता है, ऐसा एग्जांपल होता है, अच्छा आपने कभी इलेक्शन में सुना होगा, जैसे कि आप अभी जैसे मैं जहाँ पे रहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे वार्ड्स होते हैं, ठीक है, तो हमारे वार्ड हैं, तो हमारे वार्ड से क्या करते हैं, कभी मतलब कभी जैसे इलेक्शन होता है एमसी का, तो उस इलेक्शन में कभी ना कभी ऐसा होता है कि ये वाला जो इलेक्शन का टर्म है ये किसी फीमेल के लिए रिजर्व्ड है। तो कोई भी फीमेल जो है ना इलेक्शन के लिए अपना जो है नॉमिनेशन फाइल कर सकती है। या ऐसे हो जाता है कि जैसे जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ मैं, जहाँ पे मेरा घर है, जहाँ मैं वोटिंग करता हूँ, यहाँ पे हो जाता है कि कोई जो शेड्यूल्ड कास्ट से है वो इलेक्शन लड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों करा जा रहा है, ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि कोई भी बंदा, कोई भी कम्युनिटी का बंदा ये ना सोच सके कि हम पीछे हैं, ठीक है। तो ये पावर शेयरिंग का एग्जांपल है। ये भी पावर शेयरिंग कैसी है, जो कि पावर शेयरिंग हम करते हैं कम्युनिटीज़ में, सोशल ग्रुप्स में। तो इसका एग्जांपल है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो इंडिया में रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं तो वो किसका एग्जांपल है, पावर शेयरिंग इन कम्युनिटीज़। समझ गए ना, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज वो होती हैं जब पहले डिसाइड कर ली जाए कि इस सीट से, इस जगह से जो इलेक्शन होगा, यहाँ से कोई फीमेल लड़ेगी, कोई इस कास्ट का बंदा लड़ेगा या इस कास्ट का बंदा लड़ेगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये थी पावर शेयरिंग नंबर 3। लास्ट, पावर शेयरिंग इन द पॉलिटिकल पार्टीज या मूवमेंट्स। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो कैसे करती हैं पावर शेयरिंग, भाई देखो, बीजेपी इलेक्शन लड़ रही थी, बीजेपी को पता था कि मैं शायद हार जाऊं, ठीक है, तो बीजेपी ने सोचा कि लेट्स हम किसी एक बी या सी कोई भी पार्टी है उससे हम कोलैबोरेट कर लेते हैं, क्योंकि वो भी नई पार्टी है या वो अच्छी पार्टी है, हो सकता है ये हमें हेल्प करे। तो इलेक्शन से पहले वो दोनों ना उन्होंने हैंडशेक कर लिया, ठीक है, कि भाई ऐसा करेंगे, हम दोनों मिल करके गवर्नमेंट बनाएंगे। जब मिल करके गवर्नमेंट बनाने की बात होती है तो उसे बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। जब दो पार्टीज मिल करके इलेक्शन का कोई अपना सीएम, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करें, उसको बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। तो कोलिशन गवर्नमेंट किसका एग्जांपल है, वो भी पावर शेयरिंग का है। क्यों है, जैसे अच्छा आप एक बात सोचो, आपने अभी तक जैसे सुना है कि चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर कब बनता है भाई, चीफ मिनिस्टर तब बनता है जब किसी कोई पार्टी, अच्छा इलेक्शन में क्या होता है, सपोज करके 100 सीट्स हैं, तो जो पार्टी 51 सीट्स जीत जाएगी वो पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी, उसी पार्टी का सीएम होगा। तो बट ऐसा हुआ कि किसी पार्टी की 49 सीट्स आई, ठीक है, बट एक पार्टी थी जो उनकी हेल्प कर सकती थी, उसके पास 4 सीट और थी, तो दोनों मिल गई, 49 और 4 हो गई 53। अब इन दोनों ने मिल करके डिसाइड किया कि हम कोलिशन गवर्नमेंट बना लेते हैं, ठीक है। तो कोलिशन गवर्नमेंट में क्या हुआ तो जो 4 बंदे थे उन्होंने कहा कि हमें भी पावर मिलनी चाहिए कुछ, तो जो 49 वाले थे उन्होंने बोला कि ठीक है, हमारा तो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, और जो जो आप 4 हैं उसमें से हम क्या बोल देते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कुछ होता नहीं है, बट क्योंकि पावर शेयरिंग करनी थी तो उनका भी एक बंदा हमने डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिया, समझ गए। तो पावर शेयरिंग
in the coalition government. The coalition government formed to avoid the competition and share power like chief minister, deputy chief minister, right? Interest groups such as traders, businessmen and they influence the political parties. भाई देखो ऐसा भी होता है, कुछ जो होते हैं, ठीक है, जैसे बहुत बड़ी कोई कंपनी है, रिलायंस है या कोई और कंपनी है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये आपस में टाइप कर लेते हैं, ठीक है, ये आपस में टाइप कर लेते हैं, टाइप करके क्या करते हैं, फिर ये इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स को कि हमारे लिए हमारे फेवर में ऐसा कर दो, हमारी फेवर में ऐसा कर दो, ठीक है, तो ऐसा चलता है, ठीक है। तो इस तरह का जो अगर आपको कुछ मिलेगा, ठीक है, इन्फ्लुएंस होगा, तो वो भी क्या होगा, पावर शेयरिंग हो रही है, पावर शेयर कर रहे हैं। पावर शेयर कैसे हो रही है, ये आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं मिनिस्टर्स को कि हमारे फेवर में रूल्स बनाए जाएं, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। सो आई होप स्टूडेंट्स कि अब आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। और अगर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा तो प्लीज़ वही बात है भाई, कर दो शेयर, है ना, ठीक है। तो अच्छा लगता है ना, देखो अभी रात का ना भाई 1 बजने वाला है, तो रात के 1 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सपोर्ट कर दो यार, ठीक है। तो बेल्जियम की सिचुएशन हो गई, ठीक है, फिर हो गया वाई इज़ देयर नीड ऑफ पावर शेयरिंग, फिर हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग देखा हमने, कम्युनिटी पावर शेयरिंग देखा हमने, और पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर किस तरह की पावर शेयरिंग हो सकती है, वो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी बता दी आपको मैंने। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है, इस चैप्टर से जो MCQs बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, टू द पॉइंट, बहुत शॉर्ट वीडियो। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग लेनी है तो पहली वीडियोस मेरी देख लेना, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप चेक कर लेना। बट ये वीडियो थोड़ी फास्ट होगी और सीधा टू द पॉइंट होगी, ठीक है। और ये सीधे के सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आ रहा है। इससे बार क्या क्वेश्चन बनेगा भाई, पूरे चैप्टर के मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं, 15 क्वेश्चन हैं, और लगाओगे 5-6 मिनट के अंदर कंप्लीट करने की ट्राई करूँगा। और अगर आप सोच रहे हो कि सर आप डिटेलिंग नहीं दे रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ ये मत समझना, मैं डिटेलिंग ऑलरेडी 2 पार्ट्स इसके ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, और ये 3rd पार्ट है। ये 3rd पार्ट में सिर्फ MCQs हैं, और फर्स्ट 2 पार्ट्स में वो वीडियो कंप्लीट है। सो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन द बेल्जियम फ्लेमिश रीजन विच, कौन से लोग रहते हैं भाई, 59% पीपल रहते हैं बेल्जियम के। अच्छा, बेल्जियम में दो रीजन है भाई, एक तो है फ्लेमिश रीजन, ठीक है, और दूसरा है वलोनिया रीजन। तो जो फ्लेमिश रीजन है वहां पे रहते हैं डच, और डच कितने परसेंट है, 59। इसी क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन निकल गए आपके कि कितने परसेंट डच रहते हैं फ्रांस में, ओ सॉरी बेल्जियम में, तो वो है 59%, ठीक है। और कितने परसेंट फ्रेंच है, वो है 40%। फ्रेंच कहाँ रहते हैं, वलोनिया रीजन में, और डच कहाँ रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में। ओके, सेकंड क्वेश्चन, चेक एंड बैलेंस इन द पावर शेयरिंग हैपेंस इन। भाई जो चेक एंड बैलेंस होता है पावर शेयरिंग के अंदर, वो कहाँ पे होता है। चेक एंड बैलेंस का मतलब होता है कि किसी को ऊपर नहीं जाने नहीं देना हमने। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपने लेक्चर देखा है तो मैंने आपको बताया था कि लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशरी होता है। इन तीनों को बैलेंस करके रखता है, और ये पावर शेयरिंग का कौन सा पार्ट होता है, चेक एंड बैलेंस। और ये चेक एंड बैलेंस किस में आता है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, जब पावर इक्वल रहती है तो उसे हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं, और जब पावर डिवाइड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ब्लॉक लेवल पे, पंचायत में, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टिकल शेयरिंग। ओके अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैंने ऐड किया इसमें, जो फेडरल गवर्नमेंट होती है ना, जो कि अभी मैं आपको बोल रहा था कि वर्टिकल शेयरिंग जो होती है, वो आपको पूछ सकता है कि वर्टिकल शेयरिंग का कोई एग्जांपल दो, तो आप बोलोगे फेडरल गवर्नमेंट में पावर शेयर होती है डिफरेंट लेवल्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंकन तमिल लिव्ड इन, जो श्रीलंका के मैक्सिमम तमिल है वो कहाँ पे रहते हैं, नॉर्थ श्रीलंका में और ईस्ट श्रीलंका में। सीधा आंसर, नॉर्थ श्रीलंका और ईस्ट श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलीजन ऑफ सिंहाला, जो सिंहाला लोग श्रीलंका में रहते हैं उनका रिलीजन क्या है, वो बुद्धिज्म है, उनका बुद्धिस्ट है वो। और अब ये एक क्वेश्चन और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया कि जो सिंहाला लोग हैं वो कितने परसेंट है श्रीलंका में, तो 74% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका को फ्रीडम कब मिली है, तो 1948 में मिली है भाई। विच एक्ट गेव द पावर टू सिंहालास को पावर कौन से एक्ट ने दी, तो वो थी 1956 का एक्ट, जिसने सिंहालास को पावर दी और जो श्रीलंका के तमिल्स थे उनको साइड में कर दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेंच इज इक्वल टू डच मिनिस्टर। भाई जो ब्रुसेल्स की या फिर सॉरी बेल्जियम की जो गवर्नमेंट है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, उस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी फ्रेंच मिनिस्टर होते हैं वो डच मिनिस्टर के इक्वल होते हैं। ठीक है, डच और फ्रेंच मिनिस्टर दोनों इक्वल हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, और इसी तरह से जो ब्रुसेल्स के अंदर गवर्नमेंट बनती है वहाँ पे भी फ्रेंच और डच मिनिस्टर इक्वल होते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो वहाँ पे बेल्जियम में है वह फ्रेंच और डच मिनिस्टर इक्वल हैं। इसी तरह से जो ब्रुसेल्स में गवर्नमेंट है उसमें भी फ्रेंच और डच मिनिस्टर इक्वल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, गवर्नमेंट विच हैव द पावर कल्चरल, लैंग्वेज एंड एजुकेशनल। तो ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है जिसको ये 3 पावर दी गई है? कौन कौन सी पावर है भाई? ये पावर है आपकी कल्चरल पावर, और लैंग्वेज से रिलेटेड पावर और एजुकेशन से रिलेटेड पावर। ये जो डिफरेंट डिफरेंट तरह की पावर है ये कम्युनिटी गवर्नमेंट को दी गई हैं। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट कहाँ पे है? ये बेल्जियम में है। अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट इसलिए बनाई गई थी ताकि जितने भी तरह के लोग रहते हैं, बेल्जियम में कौन कौन रहता है? बेल्जियम में डच रहते हैं, बेल्जियम में फ्रेंच रहते हैं, जर्मन रहते हैं, तो इन सब का कल्चर बराबरी से चलता रहे। ठीक है, तो सबका कल्चर अगर अच्छे से चलता रहे तो उसके लिए अलग से गवर्नमेंट बनाई है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन लगभग 27 कंट्रीज का एक ग्रुप है, पहले 28 हुआ करती थी। उन सब कंट्रीज का जो ग्रुप है उसका हेडक्वार्टर बनाया गया है ब्रुसेल्स को, और ब्रुसेल्स का किसकी कैपिटल है? बेल्जियम की। क्यों बनाया गया है? कारण सिंपल सा समझ लो, कारण ये था क्योंकि बेल्जियम ने इतनी सारी कम्युनिटीज को बहुत अच्छे से रख के रखा। ठीक है, अच्छा, द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड रूल एंड डिसरिगार्ड द माइनॉरिटी। मतलब जो मेजॉरिटी में लोग हैं वो रूल करते रहें और जो माइनॉरिटी में हैं उनको पीछे कर दिया जाए, डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाए, दबा दिया जाए। ऐसा करना क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं मेजॉरिटी एरियनिज्म। मतलब मेजॉरिटी एरियनिज्म, मेजॉरिटी से बना है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर शेयर्ड इन द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इन द बेल्जियम। जो डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप हैं उसके अंदर जो पावर शेयरिंग होती है वो पावर शेयरिंग कौन सी गवर्नमेंट करती है? ये कोई करती है कम्युनिटी गवर्नमेंट। यही मैंने अभी आपको पढ़ाया था, यही है वो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो कल्चरल, लैंग्वेज और एजुकेशनल पावर्स को डील कर रही होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ब्रुसेल्स। जो ब्रुसेल्स है जो कि बेल्जियम की कैपिटल है, वहाँ पे फ्रेंच बहुत ज़्यादा हैं। तो फ्रेंच कितने हैं वहाँ पे? 80% फ्रेंच लोग रहते हैं और 20% रहते हैं डच। ओके, याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रुसेल्स के अंदर फ्रेंच 80% है और डच 20% है। बट ओवरऑल अगर बात करें तो जो फ्रेंच है वो 40% है और डच जो है 59% है पूरे के पूरे बेल्जियम में। कंफ्यूज नहीं होना, समझ लो भाई, समझ लो। अच्छा, ध्यान से एक बार दोबारा बता देता हूँ कि पूरे बेल्जियम में वैसे तो मैक्सिमम लोग जो हैं 59% जो लोग हैं वो हैं डच। ठीक है, और 40% के लगभग हैं फ्रेंच। बट सिर्फ उसका कैपिटल सिटी की बात करता हूं अगर ब्रुसेल्स की, तो ब्रुसेल के अंदर फ्रेंच जो है 80% है और जो डच हैं वो 20% है। याद रखना है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बेल्जियम है उसका बॉर्डर कौन कौन सी कंट्री से लगता है? बहुत आसान है। देखो, सॉरी, बेल्जियम में कौन कौन रहता है? बेल्जियम में रहते हैं डच। डच कौन सी कंट्री से आता है? नीदरलैंड। बेल्जियम में रहते हैं फ्रेंच। फ्रेंच कौन सी कंट्री से आते हैं? फ्रांस। बेल्जियम में रहते हैं जर्मन। जर्मन कौन सी कंट्री से आते हैं? जर्मनी। तो जर्मनी हो गया, नीदरलैंड हो गया और फ्रांस हो गया। इन तीनों से तो इसका बॉर्डर लगेगा ही क्योंकि इन तीनों की 3 तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो चौथा जो याद रखने वाला है वो है लग्जमबर्ग। बहुत छोटी सी कंट्री है लग्जमबर्ग, भी किससे बॉर्डर शेयर कर रही होती है? बेल्जियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, वॉर लाइक कंडीशन बिटवीन द कम्युनिटीज ऑफ ए कंट्री इज नोन एज सिविल वॉर। तो जो सिविल वॉर क्या होता है कि एक कंट्री के अंदर एक दूसरी कम्युनिटी से लोग लड़ने लग जाएं, उसको बोलते हैं सिविल वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर था वो किस वजह से हुआ था? तो वो इस वजह से हुआ था क्योंकि तमिल्स को पीछे रखा गया था। तो तमिल्स क्यों कर रहे थे सिविल वॉर? तमिल्स वांट तमिल एलम। तमिल एलम, ये आपको पेपर में पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय तमिल एलम? तमिल एलम मींस इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर द तमिल। राइट, अच्छा, अब जो सिविल वॉर था ये कब स्टार्ट हुआ था श्रीलंका में? ये मैंने इसमें लिखा नहीं है बट मैं लिख देता हूँ। श्रीलंका का जो सिविल वॉर है वो स्टार्ट हुआ था 1980s में। ठीक है, श्रीलंका का सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था 1980s में और एंड कब हुआ था? ये एंड हुआ था 2000
9 में। सो गाइस, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने बहुत शॉर्ट वीडियो करी है और इस शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको 15 दिखाए हैं, बट एक्चुअल में 5-6 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कराए हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ आएगी। थैंक यू सो मच।